नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें बात करने जा रहा हूं अबाउट कोविड-19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। आपको सबको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से। लॉकडाउन सब कुछ हो गया था। तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2023 के ईयर में कुछ नई गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, दीज आर द लेटेस्ट वंस और एग्ज़ाम में आप इन्हीं को याद रखिएगा। सबसे पहले वो लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, सो मैनेजमेंट ऑफ नॉन हॉस्पिटलाइज्ड अडल्ट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19, मतलब उनको माइनर इन्फेक्शन है, ज़्यादा सीवियर नहीं है और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें थेरेपेटिक मैनेजमेंट आप क्या करेंगे। सबसे पहले ऑल पेशेंट्स के लिए सिम्टम मैनेजमेंट, जैसे किसी को बुखार हो गया तो उसको एंटीपायरेटिक दे दिए, जैसे पैरासीटामॉल। किसी को सर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक भी पैरासीटामॉल। मायालजिया मसल पेन के लिए पैरासीटामॉल। एंटीटसिस, किसी को खांसी आ रही है तो कफ के लिए यू कैन गिव सर्टेन एंटीटसिस। ठीक है, जैसे कोडीन दे सकते हैं, कोडीन, फॉलकोडीन। ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पानी खूब पीना चाहिए और स्टीम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, फिर डेक्सामेथासोन या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग डेक्सामेथासोन या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत वैलिड रीज़न ना हो, तो फिर ना यूज़ करें। फिर जिन मरीज़ों में हाई रिस्क है कि वो सीवियर कोविड-19 हो सकता है, तो इस फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में दिया जाएगा। सबसे पहले राइटोनाविर, जो मैं बता चुका हूँ कल आप लोगों को, प्रोटीएज इनहिबिटर, वो लो डोज राइटोनाविर बूस्ट करके निर्मैल्ट्रेविर देंगे। राइटोनाविर बूस्टेड निर्मैल्ट्रेविर। ठीक, फिर रेमडेसिविर को दे सकते हैं और एंड में अगर कुछ भी ना हो तो फिर मोल्नुपिराविर को, मोल्नुपिराविर। ठीक, उसके बाद जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनको कोविड-19 है, तो उसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे। हॉस्पिटलाइज फॉर रीजंस अदर दैन कोविड-19, ठीक है, कुछ अलग रीजंस हैं, तो उसमें कैसे करेंगे। फिर हॉस्पिटलाइज्ड हैं मगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड रिक्वायर कन्वेंशनल ऑक्सीजन। सो इसमें कन्वेंशनल ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा था। कन्वेंशनल ऑक्सीजन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेन एच से याद रख सकते हैं। एम से मैकेनिकल वेंटिलेशन, वन मैकेनिकल वेंटिलेशन। ई से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। एन से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। और एच से हाई फ्लो नेज़ल कैनुला ऑक्सीजन। ठीक है, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला से ऑक्सीजन देते हैं। सो ये सब कन्वेंशनल ऑक्सीजन में नहीं आता है। फाइन। अब उसके बाद इफ़ द पेशेंट इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और उसको हाई फ्लो नेज़ल कैनुला ऑक्सीजन चाहिए या फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन चाहिए। ठीक, फिर अगर हॉस्पिटलाइज्ड एंड रिक्वायर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अगर कोई और रीज़न है अदर दैन कोविड-19, तो जो पहले मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में, वह वैसा ही ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे माइल्ड टू मॉडरेट है जो कि नॉन हॉस्पिटलाइज्ड है, और हाई रिस्क है ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर कोविड-19, तो इस केस में हम देंगे एंटीवायरल या इम्यूनोमॉड्यूलेटर रिकमेंडेशन सेम एज अबव। पहले मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ तो अब रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा, एंटीकोगुलेंट में वी विल गिव प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ हेपारिन अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक, अगर रीजन है अदर देन कोविड-19। फिर जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है बट वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उसमें क्या करेंगे। सारे मरीजों में आपको डेक्सामेथासोन चलाना ही है या कोई और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक, बट इसमें आपको ये याद रखना है दिस शुड नॉट बी यूज। अगर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है तो फिर मत दीजिए प्लीज़। डेक्सामेथासोन और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर कोई और इंडिकेशन है तब दे दीजिए, नहीं तो प्लीज़ मत दीजिए। डेक्सामेथासोन को जो नया पैनल बनाए, ट्रीटमेंट पैनल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दैट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्टीरॉयड्स। ठीक है, डेक्सामेथासोन को बहुत बहुत रेयर केसेस में देंगे, वो केसेस आपको मैं बता दूंगा, बट प्लीज़ स्टीरॉयड्स को कम से कम यूज़ करिए। आपको अगर याद होगा एक बहुत बड़ी कैलामिटी हो गई थी जब कोविड-19 के समय में सबको स्टीरॉयड चलाए गए थे, अंधाधुंध स्टीरॉयड, सबको म्यूकोर माइकोसिस हो गए थे, सबकी आंखें काली काली हो गई थी, ब्लाइंडनेस हो गई थी। तो इसीलिए ट्रीटमेंट पैनल ने डिसाइड किया कि डेक्सामेथासोन को कम से कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फिर जिन मरीजों में हाई रिस्क है ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर कोविड-19, उसमें हम दे सकते हैं रेमडेसिविर। ठीक है, रेमडेसिविर कैन बी गिवन टू दोज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर कोविड-19।
फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी रिकमेंडेशन दोनों कैटेगरीज में प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ हेपारिन अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर अब हम बात करेंगे जो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और अब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें क्या करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जिनको मिनिमल कन्वेंशनल ऑक्सीजन चाहिए, कन्वेंशनल ऑक्सीजन मैंने आपको बता ही दिया था, 4 चीज़ें याद रखिएगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एंड हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन। इन चारों के अलावा कुछ है तो दैट इज़ कन्वेंशनल ऑक्सीजन। सो जिनको कम से कम चाहिए कन्वेंशनल ऑक्सीजन, उसमें आप आराम से रेमडेसिविर दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर मोस्ट पेशेंट्स जो ज़्यादा लोग हैं उसमें डेक्सामेथासोन प्लस रेमडेसिविर, ठीक है। अब अगर उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तब कन्वेंशनल ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, अगर रेमडेसिविर नहीं दे सकते तब आप डेक्सामेथासोन पे देखिए। अब हम स्टीरॉइड्स पे जा सकते हैं, नाउ वी कैन गो टू डेक्सामेथासोन। फिर जो लोग डेक्सामेथासोन भी ले रहे हैं बट अब उनकी रैपिड इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नीड्स में और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, तो उसमें आपको देना पड़ेगा बैरिसिटिनिब या फिर टोसिलिजुमैब, ठीक है। बैरिसिटिनिब या टोसिलिजुमैब वन ऑफ द ऑप्शन जो ऊपर के हैं दोनों, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको ज़्यादा उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, ये कोविड में बहुत हुआ था जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी भी हुई थी, तो अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल तो हम लोगों में जो होता है दैट इज़ अराउंड 98-99% या 96-95 तक, जैसे ही 90 के नीचे जाता है वी ऑट टू बी कंसर्न्ड, ठीक। फिर एंटीकोगुलेंट में हेपारिन इन तीनों कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं अनलेस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर अगर हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में डेक्सामेथासोन सबको स्टीरॉयड देना पड़ेगा। इसमें डेक्सामेथासोन का अगर इम्यूनोमोडुलेटर नहीं मिला है तो फिर बैरिसिटिनिब या फिर टोसिलिजुमैब, इसी फॉलोइंग ऑर्डर में, पहले बैरिसिटिनिब, बी टी याद रखिएगा, पहले अल्फ़ाबेट बी आता है फिर टी आता है, सो बी कम्स फर्स्ट। सो जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा जैसे बी, तो पहले बैरिसिटिनिब देंगे, उसके बाद हम टी देंगे टोसिलिजुमैब, अगर बैरिसिटिनिब से रिलीफ नहीं हुआ तो। रेमडेसिविर कब ऐड करेंगे, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तब, या किसी के अंदर ऑनगोइंग वायरल रेप्लिकेशन चल रहा है जो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं वायरल मार्कर से, ठीक। अगर किसी को सिम्टम्स में अभी 10 दिन से कम हुआ है और इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है, एंटीकोगुलेंट में फिर से हेपारिन अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर अगर हॉस्पिटलाइज भी है एंड रिक्वायर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, इसमें हम क्या देंगे, इसमें डेक्सामेथासोन, सारे मरीजों को डेक्सामेथासोन आपको देना ही पड़ेगा। अगर किसी मरीज को इम्यूनोमोडुलेटर नहीं मिला है तो बैरिसिटिनिब या फिर टोफासिटिनिब, ठीक है। स्टार्ट इसी से करेंगे, बैरिसिटिनिब और टोफासिटिनिब, और साथ में हम दे देंगे टोसिलिजुमैब और सारिल्यूमैब, टोसिलिजुमैब और सारिल्यूमैब, ठीक। अगर इम्यूनोमोडुलेटर्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर डेक्सामेथासोन को आप अकेले भी दे सकते हो, इट कैन बी यूज्ड अलोन इफ इम्यूनोमोडुलेटर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक। लास्ट पॉइंट, एंटीकोगुलेंट में हेपारिन देना ही होगा अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दिस फिनिशेज द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इनको याद कर लीजिएगा, यू कैन गेट अ लॉन्ग एसे क्वेश्चन ऑन कोविड-19 इन योर MBBS और BDS। तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।